दोस्तों, 2000 के शुरुआत में इंडिया में रिटेल का एक नया दौर शुरू हुआ, बिग बाजार के साथ। ये कोई आम स्टोर नहीं था, ये तो एक ऐसा तूफान था जो सस्ते में अच्छा सामान देने का वादा करता था। इसके पीछे थे किशोर बियानी, जिनको इंडियन मार्केट की नब्ज समझ आती थी। बिग बाजार में हर तरह का सामान मिलता था, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आम आदमी को पसंद आती थी। पहले जो छोटी छोटी दुकानें बिखरी हुई थीं, बिग बाजार उनसे बिल्कुल अलग था। एक ही छत के नीचे लोगों को अपनी जरूरत की हर चीज मिल जाती थी, वो भी बिना किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में जाए। बिग बाजार सस्ते दामों का दूसरा नाम बन गया, जो कि बढ़ते हुए मिडिल क्लास के सपनों को पूरा करता था। ये रिटेल में एक ऐसी क्रांति थी जिसने इंडियन कस्टमर का नजारा हमेशा के लिए बदल दिया। बिग बाजार सिर्फ सस्ते दामों की वजह से ही नहीं चला, बल्कि उसने एक अलग ही एक्सपीरियंस बनाया। इसी ने सबसे पहले बिग बाजार सेल का आइडिया लाया, जिसने सेल को एक ऐसा इवेंट बना दिया जहां लोग दूर दूर से खींचे चले आते थे। ये सेल बहुत फेमस हो गई, करोड़ों भारतीयों की यादों में बस गईं। सेल के अलावा बिग बाजार ने अपने खुद के ब्रांड भी निकाले, जो अच्छी क्वालिटी का सामान कम दामों में देते थे। उसने स्टोर के डिजाइन के साथ भी एक्सपेरिमेंट किए, जिससे शॉपिंग का एक्सपीरियंस और भी मजेदार हो गया। नए नए तरीके और सस्ते दामों पर ध्यान देने की वजह से बिग बाजार मार्केट का किंग बन गया। ये हर घर का नाम बन गया, जिसका मतलब था वैल्यू और भरोसा। इसकी कामयाबी इस बात का सबूत थी कि इसे इंडियन कस्टमर को अच्छे से समझता था। जब बिग बाजार अपनी कामयाबी का मजा ले रहा था, तभी एक नई लहर आई, ई कॉमर्स की। फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों ने घर बैठे शॉपिंग करने की सुविधा दी, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। लोग, खासकर नौजवान, इस नए तरीके से शॉपिंग करने लगे। बिग बाजार ने भी अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, लेकिन उसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुसीबत और बेअरेज गई जब नए नए बिजनेस में तेजी से पैसा लगाने से कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया। इन नए बिजनेस से उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं हुआ और कर्ज बढ़ता ही गया। कभी न रुकने वाला ये रिटेल का दानव अब लड़खड़ाने लगा था। जिस जमीन पर वो खड़ा था, वो खिसकने लगी थी और कंपनी को खुद को बदलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। डिजिटल दुनिया की लहर बहुत तेज थी और बिग बाजार को खुद को बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। ई कॉमर्स का मुकाबला करने और अपनी किस्मत बदलने के लिए बिग बाजार ने एक जुआ खेला। उसने दूसरी रिटेल कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया, जिससे उसका बिजनेस तो बढ़ा, लेकिन साथ ही फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ गया। इन कंपनियों को खरीदने से उसकी कमजोर बैलेंस शीट पर और बोझ पड़ गया। कर्ज इतना बढ़ गया कि उसे चुकाना नामुमकिन सा हो गया और बिग बाजार एक बुरे चक्र में फंस गया। नए नए तरीके खोजने की बजाय वो इन नई कंपनियों को अपने साथ जोड़ने की मुश्किलों में फंस गया। जो एक बड़ा कदम लग रहा था, वो जल्द ही जान बचाने की जद्दोजहद में बदल गया। कभी फुर्तीला रहा ये रिटेल का दानव अब कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा था और बदलते वक्त के साथ कदम मिलाने के लिए संघर्ष कर रहा था। और जब लगा कि अब इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, तभी कोविड-19 महामारी ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मॉल और रिटेल स्टोर में लोगों का आना जाना बंद हो गया। बिग बाजार, जो पहले से ही पैसों की तंगी से जूझ रहा था, उसके लिए यह महामारी आखिरी घाव साबित हुई। ऑनलाइन बिजनेस पर ध्यान देने की कोशिशों के बावजूद नुकसान हो चुका था। महामारी ने बिग बाजार के बिजनेस मॉडल की कमजोरी उजागर कर दी। सिर्फ फिजिकल स्टोर पर निर्भर रहना उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। जिस कंपनी ने कभी इंडियन रिटेल में क्रांति ला दी थी, वो अब खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। बिग बाजार का पतन इस बात का सबूत है कि बिजनेस की दुनिया में बदलाव कितनी तेजी से होता है। यह हमें सिखाता है कि जमाने के साथ चलना और लगातार खुद को बदलते रहना कितना जरूरी है। ई कॉमर्स के बढ़ते हुए ट्रेंड को समझने में बिग बाजार बहुत पीछे रह गया।
रिटेल का भविष्य एक ऐसे अनुभव को बनाने में है जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग का फर्क मिट जाए। रिटेलर्स को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शॉपिंग के एक्सपीरियंस को और भी पर्सनल बनाना होगा। उन्हें डेटा का इस्तेमाल करके कस्टमर के व्यवहार को समझना होगा। सिर्फ वही लोग इस बदलते हुए रिटेल के दौर में टिक पाएंगे जो खुद को बदलने के लिए तैयार रहेंगे।